हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिसर 924 को। कंप्यूटर क्वेश्चन कम ही होते हैं इन वीडियोस में, तो नेक्स्ट मंथ से कोशिश करेंगे, जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज जो है कंप्यूटर को कंप्लीट करने की, सो दैट कि जो जनवरी में एग्जाम है उसके लिए आप एक बेहतर तैयारी आप कर पाओ और कंप्यूटर की जो टेंशन है वो भूल जाओ। और यार कंप्यूटर भी मस्ट है, क्योंकि यार देखो एक एक नंबर की लड़ाई होती है सिलेक्शन के लिए। जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो चाहे कंप्यूटर चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि अक्सर कंप्यूटर को हम थोड़ा सा इजी वे में ले लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा सा अब अच्छे लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मंथ से कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज करवाऊंगा मैं आप लोगों को 30 से 40 MCQs पर चैप्टर के अकॉर्डिंग, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे और एक एग्जाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी भी कंप्यूटर में हो पाएगी। काम बस एक ही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन था कि ये ऐसा एक वैध उपक्रम के रूप में मास्क रीडिंग द्वारा क्रेडिट कार्ड नंबर और उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड संयोजन जैसी गोपनीय जानकारी निकालने को संदर्भित करता है। सीधी सी बात है, आपके कार्ड नंबर को कोई निकाल ले, आपका पासवर्ड कोई निकाल दे। अब ये कैसे निकाल सकता है, उसको मास्क रीडिंग बोला जाता है, लेकिन इसको कंप्यूटर की टर्म में या नेटवर्क की टर्म में इसको एक नाम देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ये बोला गया है। अरे गलती से किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ले लिया, पासवर्ड चुरा लिया, क्या बोलेंगे उसको एक नाम देते हैं, उसको बोला जाता है हम फिशिंग। ठीक, बात क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जहां मैं कहता हूं ना इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या फिर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लिख लिया करो, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा तो रैंसमवेयर पूछा था, याद है किसी को? जिसने पेपर दिया वो शायद उसे पता होगा। उसके अलावा देखो यहाँ पे हैकिंग है। हैकिंग का मतलब होता है नेटवर्क को ब्रेक करना। हैकिंग का मतलब क्या होता है? नेटवर्क को तोड़ना। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करो, नेटवर्क को ब्रेक करना, इसको हम हैकिंग बोलते हैं। देखो लास्ट टाइम आपने देखा होगा ना, देहरादून के अंदर भी आपके जो गवर्नमेंट साइट्स थी वो हैक कर ली गई थी। तो क्या था, जो उनके नेटवर्क्स होते हैं उनको तोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको हैकिंग बोला जाता है। इसके अलावा देखो स्पूमिंग में क्या होता है, जैसे कोई आपके पास ईमेल आईडी हो गई। देखो इसमें स्पूमिंग में सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि मान लो कोई आपके पास ईमेल आ गई, ठीक, किसी कंपनी की ईमेल आ गई, तो सामने वाला जो ईमेल आती है वो कंपनी वाला ऐसे दिखाएगा ट्रस्ट वर्दी टाइप में। यार कि मतलब मान लो कि यार मान लो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई मेल आता है, ठीक, आपको लगेगा यार कि मुझे सरकार की तरफ से कोई ईमेल आई है या सरकार की तरफ से मिलने कोई स्कीम आई है, लेकिन एक्चुअल में वो फ्रॉड होता है। ठीक, किसी ने आपको फ़ोन में बात कर दी, आपको ईमेल वगैरह भेज दिया, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको वो दिखाएगा कि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, या एक्चुअल में वो उस कंपनी की जो आइडेंटिटी के बिहाफ पे आपको जो है बताते हैं चीज़ें, या फिर वो शो करते हैं कि यार हम उस कंपनी के बिहाफ पे आपको ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें फ्रॉड होती हैं। और ऐसी जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके स्पूमिंग के अंदर। ठीक है, बात समझ में आएगी। देखो क्रेडिट कार्ड पासवर्ड चुराने वाला फिशिंग, आपको किसी कंपनी के बिहाफ पे कॉल कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पे आपको लेटर आ रहा है या ईमेल आ रही है, तो ऐसे जो फ्रॉड होते हैं उनको बोला जाता है स्पूमिंग। और एक होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? ये आपके पास एक मालवेयर होता है। ये क्या आपके पास एक मालवेयर होता है, और ये क्या काम करता है ना भैया, ये आपका डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करता है। डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा और फिर बोलेंगे भैया पैसे दो। ठीक है, मतलब डेटा को, ये समझ लो कि डेटा को किसी ने हैक कर लिया या आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो बोलेगा भैया ठीक हो, आप पहले अपने को इतने पैसे दो अपने को, तो उसको रैंसम पेड बोला जाता है, कुछ इस टाइप से नाम देता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है उसको रैंसमवेयर बोला जाता है, उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं। तो रैंसमवेयर सीधी सी बात है, आपके कोई हैक टाइप में कोई कर लिया, लेकिन उसको हैक नहीं बोलते। उसमें क्या होता है कि आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं आप, तो उसके बदले पे वो पैसा या चार्ज कुछ अमाउंट जो है मांगते हैं, फिर आपको अमाउंट देनी पड़ती है। और ये चीज़ें जो हो कंप्यूटर की टर्म में उसको रैंसमवेयर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो चीज़ है यहाँ पे समझ में आई होगी। चलो 87 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 87 है, एक डिवाइस को डेटा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने के लगे समय को क्या बोला जाता है। देखो इसमें सब अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग टाइम है, CPU स्पीड है। तो देखो स्पीड का मतलब तो होता है आपके पास, ठीक है, स्पीड का मतलब होता है आपके पास कि कौन सी चीज़ कितने जल्दी काम कर रही है। ये है आपके पास डेटा को एलोकेट करने वाला टाइम, और ऐसा जो टाइम होता है इसको एक्सेस टाइम बोला जाता है। क्या नाम देते हैं इसको? हम एक्सेस टाइम देते हैं। अब एक्सेस टाइम को समझना, देखो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हम इसको एक्सेस टाइम बोलते हैं, लेकिन ये जो एक्सेस टाइम होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है मेरे पास सीक टाइम। अब देखो यार ऐसी चीज़ें वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, एक होता है आपके पास रोटेटरी, एक इसको एक नाम देते हैं रोटेटरी, कुछ आगे नाम आता है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको थोड़ा समझना है। ये इन दोनों को मिला के बनता है। अब ये क्या होता है, ये बस सिंपल सी बात है, अगर इसको थोड़ा सा भूल भी जाओ, एक्सेस टाइम वो टाइम होता है जिस समय आपकी कोई भी फाइल जो है वो कंप्यूटर में शो करेगी। देखो फॉर एग्जांपल आपको
गाना चलाना है, आपने कोई फोल्डर बनाया है फोटो का, तो जब भी आपका उस फोटो फोल्डर पे आप जाते हो तो आप डबल क्लिक करते हो ना, जैसे आप 2 बार क्लिक करोगे, एक बार सिंपल क्लिक करोगे, लेफ्ट करोगे, फिर उसके बाद ओपन करोगे, तो जो ये वाला जो टाइम है, जितने टाइम में वो चीज़ ओपन हो रही है, कहीं ना कहीं वो सेव है वो चीज़ आपकी क्या होगी, ओपन होगी। तो जो ये टाइम है ओपन होने वाला टाइम, ऐसा जो टाइम होता है उसको बोला जाता है एक्सेस टाइम। बोलते हैं ना भैया कितने टाइम बाद ये एक्सेस हो रहा है, और वो जो एक्सेस होता है वो इन दोनों को मिला के होता है। एक सीक टाइम होता है, एक रोटेटरी टाइम होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो अपनी होती है ना, ऐसे घूमती है हार्ड डिस्क, तो कहीं ना कहीं ये एक स्पेंडल बोलो इसका, या जो टॉप वाली जो चीज़ होती है, जब ये घूमती है तो ये उस फाइल को जाके क्या करेगा, हिट करेगा। समझ में आई बात? अब मुझे ये मतलब अच्छा लग नहीं रहा मुझे ज़्यादा समझाना, लेकिन इस चीज़ को समझ लो। तो ये जो टाइम होता है, यहाँ से कोई चलेगा, वो फाइल तक पहुँचेगा और उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जितना ये टाइम जो लगाता है, सिंपल सी बात, डबल क्लिक कर रहे हो, वो जो एक्सेस टाइम होता है, देखा होगा ना कभी आपने, फाइल कभी से जल्दी खुल जाती है, कभी थोड़ा लेट लगता है, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है ना, कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल कहीं भी वो नहीं कर सकते, तुक्के भी नहीं मार सकते हो। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिएगा। ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भैया, ये मल्टी यूजर होता है। क्या होता है ये? मल्टी यूजर। ठीक, यूनिक्स के अलावा आपके पास, देखो सिंपल सी बात है, पहले मल्टी यूजर का मतलब समझना। आपके पास कंप्यूटर होता है, आप उस कंप्यूटर में बैठते हैं और काम करते हैं। क्या कोई और उस कंप्यूटर में उस वक्त काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उस समय क्या है, वो आपके पास सिंगल यूज़र है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टी यूजर के बारे में, इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम या उससे बड़े जो कंप्यूटर हो सकते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम जो है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे आप एक साथ कई लोग काम करते हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ होता होगा? ये यूज़ होते हैं जैसे बैंक्स में हो गया, रेलवेज वगैरह में हो गया, जिनका अपना एक खुद का सर्वर होता है। देखा नहीं कभी आपने बैंक में जब जाते हो तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, भैया अपना एक सर्वर डाउन चल रहा है। तो ये मान के चलो आप कि कोई भी आपका एक आपके पास जैसे SBI का एक मेन कंप्यूटर है जिससे सारा डेटा एक्सेस होता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, मान लो कि आप देहरादून के अंदर बैठा है, कोई दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, मतलब डिफरेंट सिटीज़ में बैठा हुआ है। तो अगर आपको मेन कंप्यूटर से डेटा लेना है तो देहरादून में बैठा हुआ मैनेजर भी उसको डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, कोई अगर बाहर दिल्ली जैसे कोई जगह पे बैठा हो वहाँ से भी वो व्यक्ति जो है उस डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, उस ब्रांच का मैनेजर या कोई भी जो आदमी होता है। तो इसका मतलब हो गया ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनको बोला जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जहाँ पे आप बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, एक बार में उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें। अब देखो, अब यहाँ पे बात ही आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं भैया। आपको चीज़ मुझे जो समझानी थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि मल्टी यूजर इसको बोला जाता है। घरों वाला मल्टी यूजर नहीं है। क्लियर हुई बात? उसमें आप एक ही काम यूज़ कर सकते हैं। ये होते हैं आपके पास मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो थोड़ा बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे हम जो है इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे फ्रिज टाइप में जैसे कंप्यूटर होते हैं, या उससे बड़े भी आप इसको मान के चल सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे आपके पास लाइनक्स का भी नंबर आता है। ठीक, लाइनक्स के बारे में आपने नाम सुना होगा, उबंटू का नाम आ जाएगा यहाँ पे। देखो अब इसकी जगह पे क्या है ना, उबंटू भी आपने सुना ना, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, आपके पास ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे कल के दिन उबंटू आ गया भैया। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर किस टाइप से जो है वर्क करता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए भैया, ये भी आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है यूज़र मतलब काम करने वाला, एक है टास्किंग मतलब एक समय में आप बहुत सारे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरनेट भी चला रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, आप पेंटिंग भी कर रहे हो, आपने कोई वर्ल्ड की फाइल भी खोली हुई है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, ये बताइएगा आपकी जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका हमें इंतजार रहता है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अभी आपके पास 88 क्वेश्चन है। देखो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, समझाने चलोगे तो शायद मुझे लगता है कि इसमें ही पूरा 1 घंटा लग जाएगा, है ना। लेकिन अब क्योंकि समय की डिमांड है, आपको थोड़ा सा जो है नंबरों के लिए आपको थोड़ा सा अपना कोई भी चीज़ थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। कंप्यूटर मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों तथा CPU को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इसको सिस्टम बस बोला जाता है भैया। इसको मैं आपको ऑलरेडी भी करवा चुका हूँ, जितने लोग पहले से जुड़े होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिस्टम बस क्या है, आपके पास सिंपल सा सेट ऑफ वायर्स होती है। इसमें आपके पास क्या होता है, एक वायर जो है आपके पास दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, कुछ इस टाइप से। ठीक, जैसे आपको ये वाला पार्ट को इससे जोड़ दिए तो आप जो इस टाइप से जो है डेटा को ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है सिस्टम बस। ठीक, इसी टाइप से आपके पास इनपुट यूनिट आपको पता है, जो हम इनपुट देने का काम करते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, जिससे। और कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है, या कंट्रोल यूनिट आप इसे कह सकते हैं, जो डिसाइड करता है कि किसी भी चीज़ को आपको
क्या बोलेंगे उसको, मेमोरी में सेव करना है या फिर आपको उसमें कुछ ना कोई ऑपरेशन करवाना है। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल यूनिट जो है आपके पास जो है डिसाइड करता है। तो ये था आपके पास 89। अब हम बात करेंगे, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट पर इंच। ये डीपीआई क्या डिसाइड करता है, आपको ये समझना है। डीपीआई डिसाइड करता है किसी भी पिक्चर की क्वालिटी। आपने देखा है ना कि बहुत सारी पिक्चर्स जो होती हैं बहुत अच्छी आपको नजर आएंगी, क्यों, उसका डीपीआई अच्छा होता है। डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच। इसका मतलब होता है कि मान लो मैंने जैसे आपके पास कोई एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन का अगर मैं एक छोटा सा एक एरिया ले लूं, एक इस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ डॉट्स जितने होंगे उतनी उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है। ये हुआ इसका मतलब। क्लियर हो गई बात। अब देखो होता है ना, आप कलर टीवी देख रहे हो तो उसकी पिक्चर की क्वालिटी थोड़ा अच्छी आती है क्योंकि डिफरेंट कलर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से जो है वो पिक्चर नज़र आती है। तो इस टाइप से जो है डॉट पर इंच जो है इसका आंसर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो है ये 4-5 क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास है कि प्रश्न चिन्ह में कौन सी आकृति आएगी। देखो भैया सिंपल सी बात है, आपको 3 4 थे, 3 हो गए, 2 हो गए, यही है ना, 4 3 2। इस टाइप से आपको 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 3 के बाद 2 हो गए, उसके बाद 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 3 गोले हैं, उसके बाद ये 3 ऐसे फ्लावर टाइप के, ये जो सेम यहाँ बने हुए ना, इसका मतलब ये पहले 3 थे, अब यहाँ पे 2 हो गए। ये जो फ्लावर टाइप के ये भी 2 हो गए, यानी तीसरा वाला जो भी बनेगा उसमें आपके पास ये 2 की जगह 1 हो जाएगा और ये फ्लावर 1 हो जाएगा। तो 20 का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को कागज के टुकड़ों को प्रश्न आकृति, मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ये पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला जो है एक क्वेश्चन है। पेपर कटिंग फोल्डिंग में आपके पास एक ही चीज़ करनी होती है, वो करना होता है आपके पास मिरर इमेज। आप इसको चेक कर सकते हैं। मिरर इमेज के केस में क्या होता है, आपको देखो यार भैया ये कुछ इस टाइप से आपको फोल्ड किया होता है। देखो जैसे ये दिख रहा है ना लास्ट में, ये पहले ऐसे फोल्ड किया होगा, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया होगा, ये ऐसे कुछ आया होगा। अब आपको खोलते कैसे हैं, इसको खोलना इसको ऐसा है, आप सबसे पहले इसको इस तरफ खोलेंगे और मिरर लगाएंगे। मान लो कि मिरर मेरा इस दिशा में है ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पे आप मिरर लगाएंगे। मिरर लगाने का मतलब जो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पे ऐसे, ये अब आपको ऐसे नज़र आएगी। जो गोला यहाँ पे नज़र आ रहा है वो गोला यहाँ नज़र आएगा, जो गोला यहाँ नज़र आ रहा है वो यहाँ नज़र आएगा, ऐसे। और जब आप इस पेपर को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो समझना यहाँ पे मिरर लगाओगे और इसकी मिरर इमेज आपको देखनी है। बहुत आसान होता है कटिंग पेपर कटिंग फोल्डिंग। इसका जस्ट मिरर इमेज लगाओ तो ये कैसे बनेगी, ये कुछ ऐसे बनने वाला है, ठीक है। इसका मिरर इमेज ऐसे तो बनेगा। अब देखो मिरर इमेज का मतलब वाटर इमेज भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक। चलो अब इसको यहाँ पे ऐसे बना देंगे और ये आपका एक यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, एक ये ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा। और ये कौन सा वाला है आपको नज़र आ रहा है, आपके पास ऑप्शन बी जो है आपको इस टाइप से नज़र आ रहा है। तो ये इस टाइप से जो प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले आने चाहिए। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में आप पेपर को फोल्ड कर रहे हो या पेपर को ओपन कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपको बस मिरर इमेज देख लो। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो उसको वाटर इमेज आप उसे कह सकते हो। वाटर इमेज चेक कर लो, आपको जो पर्टिकुलर फिगर है वो आपको मिल जाएगा। 92 93 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, चलिए अब ये क्वेश्चन जैसे बोल रहा है इस क्वेश्चन को हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम चलाते हैं इसको। क्या बोला, एक व्यक्ति ने अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक। वह पूर्व की ओर 30 मीटर चला, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इसमें है ना 2 चीज़ें हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2 चीज़ों का मतलब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक एंगल भी दिया हुआ है और साथ साथ में आपको एक दिशा भी दे रखी है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो एक व्यक्ति अपने कार्यालय से पार्टी हॉल की चलना शुरू करता है, वह पूरब की ओर 30 मीटर चलता है। मैंने कहा यार मान लेता हूँ कि ये कोई व्यक्ति यहाँ पे है, 30 मीटर चलाते हैं सबसे पहले, तो मैंने इसको 30 मीटर चलाया। ये मान लो कि भैया मेरा ये 30 मीटर था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने बोला वो दाएँ घूमा और 90 डिग्री घूमा और ठीक उसके बाद ये दाएं घूमता और 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब भैया ये नीचे आएगा कहीं, तो कितना चला ये 15 मीटर चला। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर बना दूंगा। मान लो कि मैंने ये 15 बना दिया ऐसे, ठीक। तो ये 90 डिग्री हो गया ऐसा। क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा समझोगे ना तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो मतलब आप डायरेक्टली बस घूमना ही है, थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो 90 डिग्री का मतलब ऐसे घूमा। उसके बाद क्या बोला उसने, फिर से दाएं घूमा। आप सोचो कोई व्यक्ति ऐसे आपकी तरफ आ रहा है तो दाएं किस दिशा में होगा, इसका दाएं आपका इस दिशा में होना चाहिए। तो आप पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। कितना चलेंगे आप, इस डायरेक्शन में आपको 20 मीटर चलना पड़ेगा। तो 20 मीटर चलाओ भैया। तो 20 मीटर चलने का मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको मुझे थोड़ा ऐसा कहीं बनाना पड़ेगा,
ठीक, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपके पास, ये 20 हो गया। उसके बाद इसने क्या बोला, वो बाएं मुड़ा और 90 डिग्री घूमकर 25 मीटर चलता है। तो इसको अब देखो, कोई व्यक्ति जो है इस दिशा में चल रहा है तो उसका बाएं क्या होगा, इस दिशा में होगा। अब इस दिशा का मतलब मैं आपकी तरफ तो नहीं आऊँगा ना, नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ नीचे की तरफ कुछ बनाना पड़ेगा, और कितना बनाना पड़ेगा, ये 25 बनाना पड़ेगा। तो 25 बनाओ ना नीचे की तरफ, तो इसको 25 बना दो कुछ ऐसा, ये कुछ आपको ऐसे मिल जाएगा 25। बात क्लियर हो गई। और फिर से वो दाएं मुड़ेगा और 90 मीटर घूम कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति आपकी तरफ कुछ आया, वो दाएं घूमेगा, मतलब इस दिशा में घूमेगा। इसका मतलब भैया ये इस दिशा में जा रहा होगा, इस पर्टिकुलर दिशा में। और कितना चलेगा, 10 मीटर। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे इसको 10 मीटर। तो ये मैंने 10 बना दिया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूर है। ये व्यक्ति अपने कार्यालय से चला था, तो ये था इसका कार्यालय, और ये इसका जो है ये पार्टी हॉल है। ये कौन है, ये पार्टी हॉल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको, ये वाली कितनी है बोला, तो ये कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक 15 होगा, ठीक। और ये कितना था, यहाँ से ये 20 मीटर घूम के ये 25 था, ठीक है ना। तो मतलब 10, देखो 15 ये है तो ये भी 15 होगा, और उसके बाद जितना ये है उतना ये होगा, यानी 25 ये होने वाला है। हमें बताना था ये टोटल कितना होगा, तो भैया 25 और 15 आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 45 हो जाते हैं, ठीक। 45 क्यों कह रहा हूँ मैं, ये तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा अब आपके पास, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, उसके कार्यालय से पार्टी हॉल कितनी दूर है। तो कार्यालय ये था, पार्टी हॉल ये था, तो ये किस दिशा में है, ये अब आपका दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना। देखो ये यहाँ से इधर कौन सी दिशा हो जाती है, सिंपल सी बात है ना यार। ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। ये बीच वाला मिडिल मान लो कि कार्यालय है, ये दिशा कौन सी होगी इसकी, ये आपके पास दक्षिण दिशा होगा। यानी 40 मीटर जो है आपके पास दक्षिण की ओर आएगा, यानी बी जो है इसका राइट आंसर आपके पास हो जाता है। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 94। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इसमें यार आपको वृत्तों की संख्या निकालनी थी, यानी आपको नंबर ऑफ सर्कल काउंट करने थे कि सर्कल इसमें कितने हैं। कैसे काउंट करते हैं, तो इसको काउंट करने का तरीका सिंपल सी बात, आपको जैसे नॉर्मल सर्कल काउंट करते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कैसा, देखो एक सर्कल ये है, एक की सर्कल ये हो गया, एक ही हो गया, 2 हो गया, एक ही हो गया, 3, एक ही हो गया, 4 सर्कल। तो मैंने इसको 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखना इसमें 2 सर्कल ये हैं, देखो 1 और 2, ठीक। 2 ये होंगे, 2 आपके पास ये हैं, ये हो गया आपके पास 4, 2 आपके पास ये हैं 6, और 2 आपके पास ये हैं, कितने हो गए आपके पास 8। तो यहाँ पे +8 कर दो, और ये बहुत आसान है। और बाकी जो बच रहे हैं, देखो एक सर्कल ये है, एक ही है 2, एक ही है 3, 4 और 5, ये 5 हो गए, ठीक। तो कितने हो गए टोटल, 8 + 4 आपके पास 12 हो जाए, और 12 + 5 आपके पास कितने हो गए, 17 हो गए। तो मतलब 17 इसमें आपके पास क्या हो गए, 17 इसमें आपके पास वृत्तों की संख्या हो गई। क्लियर होगी बात। तो इस टाइप से जो है आपको इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 95। अब आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है आपके पास सही आने वाला है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप उन चीज़ों को पुट कर लीजिए जो आपको बोला गया है। जैसे ही यदि माइनस का अर्थ भाग देना हो जाए, देखिए अगर मान लो कि मैं इस वाली इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ पुट कर दूँ, ये माइनस है ना, मैंने इस माइनस की जगह क्या कर दिया, भाग लगा दिया। ऐसे माइनस को बोला भाग कर दो, प्लस को गुणा कर दो। ये प्लस था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्लस की जगह यहाँ पे हमने गुणा कर दी। उसके बाद इसने क्या बोला, परसेंटेज का अर्थ घटाना है, तो परसेंटेज को यहाँ पे ऐसे माइनस का साइन यहाँ पे लगा दो, ठीक। तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। और साथ में इसने क्या बोला है कि जो स्टार है इसका मतलब होता है जोड़ना, तो स्टार का मतलब यहाँ पे क्या कर दो, ये जोड़ना कर दो। क्लियर हो गई बात। अब जो है अगर आप इसमें क्वेश्चन देखेंगे, आपको बस वेरीफाई ही करना है, बोर्ड मास रूल लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ होता है, यानी सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करने का मतलब 18 / 3 कितना होगा, आप जानेंगे यहाँ पे 6 होता है, यानी 6 × 2 + 8 और -6 = आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 कितना होता है, 12 हो जाता है, 12 होगा, 12 में 8 ऐड कर दो 20 हो जाएगा, 20 - 6 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी जो ये वाली साइड है ना, ये 14 आ गई, और 14 = 14 आ जाएगा। यही तो अपने को चाहिए था। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप जो ये चीज़ें हैं, अगर आप ऑप्शन बी में जो आपके पास है, बी में अगर वो चीज़ें पुट करते हो तो आपको ये वाली साइड 12 मिलेगी। 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ देना, 6 माइनस कर देना, आपको 14 के इक्वल जो है वो आंसर मिल जाता है। 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सभी दरवाजे चाबियां हैं, सभी चाबियां बल्ले हैं, कुछ घड़ियां बल्ले हैं। अब आपको निष्कर्ष देखना है। सबसे पहले बनाते हैं, सभी दरवाजे बोला चाबियां हैं, तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे भैया सभी दरवाजे क्या हैं, चाबियां हैं। तो मैंने कहा ये दरवाजे हैं, और सभी दरवाजे बोला चाबियां हैं, तो हम इसको ऐसे बना दिया, सभी दरवाजे
ये चाबियां हो गई। उसके बाद सभी चाबियां बल्ले हैं, यानी बल्ले कहाँ से आ जाएंगे, बल्ले इसके बाहर से आ जाएंगे। सभी चाबियां क्या हो गई, बल्ले हो गए। तो ये लीजिए बल्ले हमने यहाँ बना दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ घड़ियाँ क्या हैं, बल्ले हैं, कुछ घड़ियाँ हैं। इसका मतलब मुझे भैया बल्ले के साथ जो है घड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, और ये मैंने कुछ बना दिया। कुछ घड़ियाँ ही बोला इसने, तो ये कुछ का ही आपके पास जो है वेन डायग्राम होता है। उसके बाद क्या बोला इसने, निष्कर्ष है, आपको बताना है। निष्कर्ष में क्या बोला, सबसे पहले निष्कर्ष बोल रहा है सभी दरवाजे बल्ले हैं। क्या सभी दरवाजे बल्ले हैं, क्या सभी दरवाजे बल्ले हैं? हाँ बिल्कुल बात सही है, सभी दरवाजे बल्ले हैं ना, क्योंकि जो दरवाजा है वो बल्ले के वेन डायग्राम के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ जी हाँ सभी दरवाजे बल्ले हैं। दूसरा, कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं। क्या ये बात सही है, कुछ घड़ियाँ चाबियाँ हैं? देखो क्या घड़ी और चाबी में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। देखो ये चाबी का गोला है, ये घड़ी का गोला है, इस गोले का इस गोले के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो मतलब ये बात गलत है। तीसरा, सभी चाबियाँ दरवाजे हैं। क्या यहाँ पे सभी चाबियाँ दरवाजे हैं? ये बात भी आपके पास गलत है। क्यों? अगर सभी चाबी दरवाजे होते तो चाबी हमारे पास ऐसे होता अंदर की तरफ, और दरवाजे मेरा होता कहीं बाहर की तरफ। लेकिन अगर अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दरवाज़ा मेरा जो है चाबी के अंदर है। सभी दरवाजे चाबी हैं, ना कि सभी चाबी दरवाजे हैं। यहाँ पे अगर कुछ होता तो फिर ये बात सही होती, लेकिन कुछ नहीं है, इसलिए अभी के लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा, और ऑप्शन फर्स्ट ही केवल आपके पास यहाँ पे आंसर बचता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। 97 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उन आकृति का चयन कीजिए जो समूह में समान है। हमें समान बताना है। देखो हमारे पास 4 चेक करना, खुले में मतलब एक फिगर ओपन फिगर, और आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये आपके पास एक फिगर ओपन है, आपको कुछ ऐसा नज़र आने वाला। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई और फिगर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इस फिगर को देख लीजिए, 4 7 9 कहीं अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन बन सकता है ये वाला। ठीक, उसके बाद देखो 5 6 3, ये एक आपके पास 4 साइड है, इसमें भी आपको 4 आपको नज़र आ रहा है, और इसमें भी आपको 4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब आपके पास 5 6 3 भी आपके पास एक बन जाएगा, और 1 2 8 तो आपको बनेगा ही। देखो इसमें भी 2 डॉट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपके पास राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ग्रुपिंग आप इसको इस टाइप से कर सकते थे। 98 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आपको बताना है हाथी, भेड़िया और जानवर के बीच में रिलेशन। आप सभी लोग जानते हैं हाथी बिल्कुल अलग जानवर है और भेड़िया बिल्कुल अलग जानवर है, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होता है, लेकिन दोनों के दोनों हैं जानवर ना। तो हम कैसे बनाएंगे इनको? इसके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा बी वाला। क्या जानवर आ जाएगा बाहर से, और जानवर के अंदर भेड़िया और आपके पास जो हाथी है, ये दोनों के दोनों अलग आएंगे, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों हैं जानवर, इसलिए मुझे बाहर से बड़ा गोला बनाना पड़ा। तो ये इस टाइप से जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। सी जो है पश्चिम की ओर है बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ठीक है, अब इसको जैसे क्वेश्चन बोला गया उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, और फिर देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सी है वो पश्चिम की ओर है बी से, तो हम क्या करेंगे, ये बी है, ठीक, सी पश्चिम की ओर है बी से, यानी सी कहाँ होगा, सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब बी का पश्चिम की ओर सी है। अब इसको इस तरफ आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। दूसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो नेक्स्ट देखो, सी जो है पश्चिम की ओर है बी से, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। इसका मतलब ए से दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो हम ए को यहाँ पे लिख देंगे। ए का दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, इधर होगा ना। ए का पूरब इस दिशा में होगा भैया, ये आपके पास इधर आपके पास पश्चिम होगा। देखो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। तो यहाँ पे इस दिशा में आपके पास सी आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला है, जो डी है वो उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, तो उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ए से, इसका उत्तर पश्चिम हो जाएगा कहीं ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। फिर इसने क्या बोला है, ए से एवं उत्तर की ओर है सी से। इसने बोला जो डी है वो क्या है आपका इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है आपके पास, उत्तर पश्चिम। तो क्या उत्तर पश्चिम ये दिशा होगी ए से, ऑब्वियस सी बात है यही दिशा होने वाली है। और इसने आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि भैया ये सी से उत्तर की ओर है, तो देखो सी से उत्तर की ओर भी है ना, ये सी से उत्तर की ओर है, सी का पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर ऊपर की तरफ हो गया। और ए बी की सीधी रेखा में है, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से अगर किसी ने समझने में गलती की तो ऑब्वियस सी बात है गलतियां होंगी। इसने क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझना कि इसने बोला यहाँ से, देखो जो डी है वो उत्तर पश्चिम की ओर है ए से, तो हमने बनाया ठीक है, जो डी है ए के उत्तर पश्चिम में है, एवं उत्तर की ओर है सी से, तो हमने कहा सी से उत्तर की ओर है, और ए बी की सीधी रेखा में है। इसका मतलब इसने बोला जो डी है वो ए बी की सीधी रेखा में है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपके पास ना, हमने जब पहले वाली कंडीशन देखी थी, हमने कहा था जो सी है पश्चिम की ओर है बी से, तो भाई बी कहीं भी हो सकता है ऐसे। तो बी अगर मैं इसको यहाँ बनाऊंगा ना, तो ये मतलब पश्चिम की ओर ही रहेगा हमेशा सी।
अब लास्ट वाली लाइन में इसने क्या बोला, इसने बोला था जो डी है ना, डी वो ए बी की सीधी रेखा में है। तो इसका मतलब अगर डी यहाँ होगा तो ये ए बी की सीधी रेखा में ऐसे होगा, ये तभी तो सीधी रेखा बनेगी। तो इसका मतलब बी कहीं आपका यहाँ होगा। अगर बी यहाँ है उसके बावजूद भी सी उसके पश्चिम, मतलब सी जो है बी के पश्चिम में ही रहने वाला है, लेकिन बी एक्चुअल में होगा इस पोजीशन में ऐसे। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए से बी किस दिशा में है, तो ए से बी किस दिशा में है, तो बी इस दिशा में है। ए का ये पूरब हो गया, ये सभी लोग जानते हैं, ये पश्चिम है, ये आपके पास उत्तर दिशा हो गई, ये आपके पास दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है। और ये कौन सी दिशा हो जाएगी फिर, ये वाली दिशा आपके पास दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए ना तो फिर गलतियां होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस बी को यहाँ पे भी बनाया होगा ऐसे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला गया था कि जो ए बी है वो डी की सीधी रेखा में है, तो सीधी रेखा में मतलब ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना, ये सीधी रेखा होगा, इसलिए दक्षिण पूर्व जो है इसका आंसर हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसमें बताना था भैया आपको कि आपको बताना है यहाँ पे आकृति का सही प्रतिबिंब बताना है कि कौन से आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो यार यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल जैसा ही आपको नजर आएगा, सीधी सी बात है। आपको ये लाइन दिख रही है तो लाइन ऐसे ही नजर आने वाली है। बस ध्यान देने वाली बात ये है, ये साइड आपके ट्रायंगल से दूर जा रही है, तो अभी भी ये साइड आपकी मिरर से दूर जाएगा। ये मिरर के पास आ रहा है तो ऊपर वाला भी अभी आपके पास, थोड़ा सा मैंने ये गलत बना दिया फिगर, ठीक है। ये ऐसे नहीं बनना चाहिए था, थोड़ा इसको ऐसे बनाना चाहिए था अपने को, ऐसे, और ये कुछ ऐसे आएगा, और ऊपर वाला कैसे आएगा फिर यहाँ से इस दिशा में आएगा। बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी थी। तो यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, ये ए वाला फिगर आएगा, यही ध्यान रखना। देखो ये एक, ये दूर चला जाएगा और ये शीशे के पास आएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये वाली साइड शीशे से दूर रखो, ये शीशे से दूर है, ये वाली साइड शीशे के पास आएगी, तो ये वाली साइड भी शीशे के पास आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, कैसे किया, क्यों किया। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ।